दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल से मैं पूजा कौंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। इससे पहले हमने गांधी युग से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर आप उन्हें ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, लेकिन इससे पहले हम जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन को देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट की को लेकर यह संशोधन का प्रस्ताव जिन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें 1/3 स्थान जो है वो मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। दूसरी बात उसमें यह कही गई थी कि जब तक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं होती है तब तक पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इसलिए जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाए। और तीसरी बात इसमें कही गई थी प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब मतदान होता है तो इस सम्मेलन में जिन्ना की ये मांगें ठुकरा दी जाती हैं। और इससे होता क्या है कि मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से एक 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। इसके बाद उन्होंने फिर 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। तो ये 14 सूत्री मांगें क्या थी, आइए हम इन्हें देख लेते हैं। इनमें बात की गई थी सिंध को बंबई से अलग प्रांत बनाया जाए। ठीक है, देश के सभी विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त और प्रभावी नियंत्रण दिया जाए। सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाए। सर्वदलीय सम्मेलन ने इस प्रावधान पर तीव्र आपत्ति जताई। और इतनी ही नहीं, इसमें और इन्होंने कहा था कि सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार और शिक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुसलमानों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। होता क्या है कि बाद में सर्वदलीय सम्मेलन में ने इस प्रावधान पर तीव्र आपत्ति जताई थी और बाद में जवाहरलाल नेहरू और बोस जी ने संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कर लिया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी और बोस जी ये 2 कांग्रेस के युवा वर्ग के नेता थे। तो इन दोनों को भी डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे से, नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दे की बात की गई थी उस चीज़ से इन्हें आपत्ति थी, क्योंकि ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके सरकार के सामने ये 11 सूत्री मांगे रखी गई थी और ये रखी गई थी लगभग 31 जनवरी 1930, हाँ 31 जनवरी 1930 के आसपास। ये 31 जनवरी 1930 के रखी नहीं गई थी, 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया था सरकार को इन मांगों को स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का। गांधी जी ने ये कहा था कि या तो अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, इन दोनों ही बातों जो है सरकार को 31 जनवरी 1930 तक अपना निर्णय बताना है। तो मांगे क्या थी वो हम देख लेते हैं। सामान्य हित से संबंधित जो मुद्दे थे वो 6 मुद्दे इसमें रखे गए थे। विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की मांगे थी, इसमें तीन मांगे थी और किसानों की विशिष्ट मांगे थी। ये किसानों को लेकर इसमें 2 मांगी थी। तो ये बुर्जुआ क्या होता है? बुर्जुआ एक मध्यम वर्ग होता है या समुदाय जिसकी सामाजिक आर्थिक मान्यताएं वस्तु या पूंजी पर ही केंद्रित होती हैं, तो बुर्जुआ हम उसे कहते हैं। तो सामान्य हित से संबंधित जो मुद्दे थे वो थे जैसे डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, या सभी राजनीतिक बंदियों को, जो बंदी है राजनीतिक जो बंदी है उन्हें रिहा किया जाए, और सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। तो ऐसे ऐसे छः इसमें मांगे थी। और विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की मांगे हम देख लेते हैं, जैसे कि रुपए के विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, ये इसमें एक मांग थी। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, ये भी इसमें एक मांग थी। एक मांग थी इसमें रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए और विदेशी कपड़ों का आयात जो है वो नियंत्रित किया जाए। और 2 मांगे थी इसमें किसानों को लेकर, किसानों की विशिष्ट मांगे जो इसमें थी। एक तो था कि लगान में 50% की जो है कमी की जाए, किसानों को लेकर एक मांग इसमें ये थी। दूसरी थी कि नमक कर समाप्त किया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया जाए। किसानों को लेकर इसमें ये 2 मांगे थी। फिर होता है कि फरवरी 1930 तक इन मांगों की तरफ सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, जबकि इनको जो टाइम दिया गया था वो जनवरी 19
1930 तक का दिया गया था। तो जब सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया तो फिर फरवरी के अंत में नमक के मुद्दे को सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा बना दिया गया। और फिर आगे देखते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई और 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर आंदोलन शुरू कर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद जिले के साबरमती आश्रम से चुने हुए 78 अनुयायियों को साथ लेकर दांडी यात्रा शुरू की गई थी और 6 अप्रैल को फिर उन्होंने नमक कानून को तोड़कर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये प्रारंभ कर दिया था। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव क्या पड़े वो हम देख लेते हैं। इसके प्रभाव ये पड़े कि पश्चिमोत्तर भारत में एक घटना घटी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो हुआ क्या था कि सरकारी आदेश के बावजूद, सरकार का आदेश था कि 18वीं चंद्र सिंह गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिकों ने निहत्थे लाल कुर्ती आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। पश्चिमोत्तर भारत में इसके क्या प्रभाव रहते हैं और फिर पूर्वोत्तर भारत में इसके क्या प्रभाव रहते हैं। पश्चिमोत्तर भारत से खान अब्दुल गफ्फर खां, जिन्हें हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना भी की है 1929 में। और ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, सॉरी भारतीय नहीं विदेशी हैं, पाकिस्तान से हैं ये, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, एकमात्र ऐसे हैं। तो इनके नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन शुरू हो गया। और अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मणिपुर और नागालैंड में यदुनांग के नेतृत्व में जियालरंग आंदोलन शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने यदुनांग को जो है मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी बहन रानी गिडालू, या जिन्हें गौडीनिल्लू भी कहते हैं, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और फिर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा सुना दी थी। फिर आज़ादी के बाद नेहरू सरकार जब आई तब उन्होंने इन्हें रिहा करवाया और इन्हें रानी की उपाधि दिलाई थी। आगे हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन को लेकर। तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 33 के बीच में हुए हैं। उद्देश्य क्या था? साइमन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में, उस पर विचार विमर्श करना। सॉरी ये जो रिपोर्ट तो 1930 में, मई 1930 में प्रस्तुत की गई थी, उस पर विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य था। आयोजन स्थल कहाँ था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन आयोजन स्थल था। उद्घाटनकर्ता थे ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और अध्यक्षता इसकी की थी रैमसे मैकडोनाल्ड ने। ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, रैमसे मैकडोनाल्ड। टोटल तीन गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ये गोलमेज सम्मेलन है क्या? गोलमेज सम्मेलन पहले जो है, ये कोई भी सम्मेलन होता था ये इस तरह की चौकोर टेबल पर किया जाता था। जो हेड होता था वो यहाँ बैठेगा और बाकी जो भी अन्य जो मेंबर होते थे वो इधर इधर इस साइड और इस साइड बैठेंगे। तो इसमें पता चलता था कि ये जो है हेड है। लेकिन अब क्या इन्होंने किया कि गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें जब ये गोल होगा तो इसमें कोई भी हेड नहीं होगा, कोई भी अपनी बात रख सकता है। इस गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत जो है यहाँ पर मोदी जी के टाइम से हुई है। तो मोदी जी जो है, अब मोदी जी ने ये चौकोर टेबल को हटाकर ये पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की है, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की है। और अब देश में जो भी सम्मेलन हो रहे हैं, मोदी जी की जो भी समिट हो रहे हैं, वो गोलमेज पर हो रही हैं। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों में भाग लिया है। 1930 में जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने इसमें इसलिए भाग नहीं लिया था पहले सम्मेलन में क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला हुआ था। फिर 5 मार्च 1931 को वायसराय भवन दिल्ली में गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है और इसी समझौते को इरविन समझौता, इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोककर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए थे। और हालांकि वहाँ पर अंबेडकर जी भी थे। तो गांधी जी का वहाँ पर अल्पसंख्यक भारतीयों से कोई भी समझौता ना हो सका था और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। और यहाँ वापस आकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ कर दिया। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके पुणे की अरवदा जेल में भेज दिया। इसके बाद हम बात करेंगे मैकडोनाल्ड अवार्ड को लेकर और भारत सरकार अधिनियम 1935 को लेकर। वो भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।